सभी विद्यार्थियों को नमस्ते और हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 अध्याय 2 परमाणु संरचना के भाग 13 को शुरू करेंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2.3.2 प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक का एनसीईआरटी में नाम है विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। देखिए, अभी तक हम क्या समझ रहे हैं। अभी हमने समझा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है उसका द्वैत व्यवहार होता है, यानी उसके दो व्यवहार होते हैं। वो दो तरह के गुणों को प्रदर्शित करती है। पहला तरंगीय गुण और दूसरा कणीय गुण। ठीक है, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगीय गुणों को समझा, कि उसकी तरंगीय प्रकृति को समझा, कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण किस तरीके से तरंग व्यवहार प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति बताने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल, उनके माध्यम से अपने सीखा कि मैक्सवेल बताते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो तरंगीय रूप में संचरित होती है, तरंगीय रूप में ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। तो अब अपन ने जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगीय प्रकृतियों को समझ लिया है तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति समझने से पहले आपको इससे पहले समझना होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगीय प्रकृति को, यानी थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको कराता हूं। देखिए, पहले आप समझिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति में आपको पढ़ना क्या है। मुख्यतः दो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिकों को अपन समझेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति बताने वाला जो सिद्धांत है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो किसकी तरह व्यवहार करती हैं? कणों की तरह व्यवहार करती है। ये कौन बताएगा? हमारे को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बताएगा। ठीक है, दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति की सीमाएं, मतलब कौन सी ऐसी बातें थी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति समझा नहीं पाए, किन सिद्धांतों को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति व्याख्या नहीं कर पाई थी, तो वो भी देखेंगे अपन। लिमिटेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि वो कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन सी बातें थी जिनको हम वेव नेचर से समझा नहीं पाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर से समझा नहीं पाए। तो हम उन सभी बातों को, उन सभी सिद्धांतों को पहले समझेंगे कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा व्याख्यात नहीं कर पाए, और फिर उसको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से समझेंगे, सिद्ध करेंगे, है ना, कि किस तरीके से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत उन सभी सिद्धांतों की व्याख्या करता है जिनकी व्याख्या विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति से नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये सारा अपन को पढ़ना है। चलिए, अब अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि आपको पूरी कहानी एक बार समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की दो प्रकृतियां हैं। पहली है तरंगीय प्रकृति और दूसरी है कणीय प्रकृति। हमने बोला विद्युत चुंबकीय विकिरण दो तरह की प्रकृति रखता है, एक तरंगीय प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। हमने तरंगीय प्रकृति के विषय में जाना। तरंगीय प्रकृति के बारे में हमें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनकी तरंगीय प्रकृति होती है। सबसे पहले किसने बताया? ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1870 में बताया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति तरंगीय होती है। उस सिद्धांत का नाम यहाँ लिख रखा है, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से
मैक्सवेल कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंग वेव्स के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय कण, यहाँ पर चुंबकीय नहीं आएगा, यहाँ आएगा विद्युत आवेशित। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, विद्युत आवेशित आएगा चुंबकीय की जगह, तो आप थोड़ा ठीक कर लेना। विद्युत आवेशित कणों को यानी पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स को जब त्वरित किया जाता है, यानी उसको स्पीड दी जाती है, उनको मोशन करवाया जाता है, तो उनके चारों तरफ एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। और ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये दोनों की दोनों फील्ड्स वेव्स के रूप में, किसके, वेव्स यानी तरंग के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। मतलब यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर मैक्सवेल ये बताना चाहते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो वेव से बनी होती है, जो वेव्स होती है ना उससे बनी होती है, ये बताना चाहते हैं। और फिर इसके बारे में अपन ने देखा था कि अगर वेव से बनी हुई होती है तो इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण है वो तरंग दैर्ध्य देती है, वेवलेंथ होती है, क्योंकि तरंग की वेवलेंथ होती है। दूसरी बात इसकी आवर्ती होती है, तरंग की आवर्ती भी होती है ना। तो इन बातों को अपन ने समझा था। फिर हमने कणीय प्रकृति को समझेंगे। आज अपन पूरी तरीके से कणीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कणीय प्रकृति क्या है, जिस तरीके से तरंगी प्रकृति के बारे में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया, उसी तरीके से कणीय प्रकृति के बारे में मैक्स प्लांक ने बताया। मैक्स प्लांक ने 1900 में बताया था। ये क्या था उनका सिद्धांत, जिनके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है उसकी प्रकृति कणीय होती है। उस सिद्धांत को बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत? विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। यह छोटे छोटे ऊर्जा के कण क्वांटम कहलाते हैं। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। बड़े ध्यान से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। जबकि दूसरी तरफ तरंगी प्रकृति में बताया जा रहा था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तरंग के रूप में संचरित होती है, और यहाँ पर छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और ये छोटे छोटे ऊर्जा के जो कण होते हैं वो क्वांटम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। और यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। इसलिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया है। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम नाम कहाँ से आया? क्वांटम नाम कण का ही नाम है। ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं जिसमें ऊर्जा भरी रहती है, वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। अभी आपके सामने दोनों बातें हैं। तरंगी प्रकृति भी आपके सामने है और कणीय प्रकृति भी आपके सामने। आप विभेद कर सकते हैं कि दोनों में मोटा मोटा अंतर क्या है। एक तरफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बताते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग से मिलकर बनी होती है, और दूसरी तरफ मैक्स प्लांक बोलते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्वांटम कहते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं। आपने तरंगी प्रकृतियों को तो बहुत डिटेल से पढ़ा है ना। मैंने पढ़ा रखा है आपको, पीछे वीडियोस भी हैं। अब अपन कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। इसको डिटेल से जानते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक एक वैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम मैक्स प्लांक है। सबसे पहले इनका सिद्धांत पढ़ने से पहले अपन इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये कौन थे। मैक्स प्लांक एक जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1879 में म्यूनिख विश्वविद्यालय से सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। वे सन 1888 में बर्लिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में निदेशक नियुक्त किए गए, यानी एक बड़े पद पर रहे।
उनके द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत के लिए उन्हें सन 1918 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने ऊष्मागतिकी और भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये तो था इनका परिचय। अब अपन इनका जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, ये जो क्वांटम सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या? वैसे आपने छोटे रूप में तो मैंने आपको आगे बता दिया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अब बड़े ध्यान से आपको समझना है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। पहली बात जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में आती है वो है, जब कोई पिंड विकिरण के रूप में प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो वह ऐसा सतत रूप में नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई पिंड यानी कोई बॉडी जो होती है, पिंड यानी कोई भी बॉडी है, विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो वह ऐसा सतत रूप में नहीं कर सकता है। सतत रूप में मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस, है ना। सतत मतलब लगातार नहीं कर सकता। लगातार का मतलब ये होता है कि एक पिंड है, मान लो, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, ये देखिए, ये अपने पास कोई पिंड है, ठीक है, ये जो नीला नीला है वो एक पिंड है। अब ये जो पिंड है ये सतत रूप से क्या नहीं करता, यहाँ से ये अवशोषण कर रहा है, यहाँ से उत्सर्जन कर रहा है, यहाँ से अवशोषण कर रहा है, यहाँ से उत्सर्जन कर रहा है। मतलब बाहर से, परिवेश से, अपने चारों तरफ से ये ऊर्जा ले रहा है, रेडिएशंस अवशोषित कर रहा है और उसी स्पीड से क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। प्लांक सीधे मना करते हैं कि ऐसा कोई भी पिंड नहीं होता जो सतत रूप से क्या करता हो, विकिरण को अवशोषित करता हो और उसी वेग से उसे उत्सर्जित करता हो। यानी अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता हो और उत्सर्जित यानी एमिट करता हो, एमिट यानी छोड़ता हो। तो ऐसा कोई भी पिंड नहीं होता, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो सतत रूप से करता हो। असतत रूप से होता है। असतत यानी इनकंटिन्यूसली। इनकंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर अवशोषण और उत्सर्जन तो होता है लेकिन असतत रूप से होता है। असतत रूप से का मतलब क्या होता है कि कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। मान लो जैसे कि पिंड ने कुछ अवशोषण करा, तो अवशोषण करते समय कुछ भाग परावर्तित हो गया विकिरण का, कुछ भाग अवशोषित हो गया, तो कुछ भाग प्रेषित हो गया। प्रेषित का मतलब होता है ट्रांसमिटेड हो गया, संचरित हो गया। या जिस तरीके से विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के अंदर चुंबकीय और विद्युत तरंगे, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे पे मिलकर क्या बना रहे थे, एक तरंग बना रहे थे, उस तरीके से प्रेषित यानी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तीन बातें होती हैं असतत रूप में, है ना। तो कोई भी पिंड क्या नहीं कर पाता है, सतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं करता है। प्लांक ने पहला क्वांटम सिद्धांत में यह बताया, जब कोई पिंड विकिरण के रूप में प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, वो तो करता ही है, पिंड अवशोषण और उत्सर्जन तो करता है, लेकिन वो सतत रूप से नहीं करता, वो असतत रूप से करता है। असतत रूप से का मतलब होता है वो जो विकिरण का जो भाग है, जो पिंड ने अवशोषित करा है, वो भाग कुछ परावर्तित होगा, कुछ अवशोषित होगा और कुछ भाग प्रेषित यानी आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पहली बात क्वांटम की ये समझ में आती है। इसके अभी जैसे अपन ने पढ़ा, कोई बॉडी क्या करती है, ऊर्जा का उत्सर्जित करती है, ऊर्जा का अवशोषण करती है विकिरण का। तो ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो सतत रूप से ऐसा करती हो। लेकिन हम आगे जाकर इसके अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें एक आदर्श पिंड के बारे में बात कर रहे होंगे। वो आदर्श पिंड का, वो एक ऐसा पिंड होता है, वैसे उस आदर्श पिंड का नाम होता है कृष्णिका। क्या होता है? कृष्णिका, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। उसके बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि और भी क्वांटम सिद्धांत के बारे में। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको ये जानना है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की पहली बात ये है जो मैंने आपको बता दी। अब जब अपन ये कर लेते हैं
तो अब अपन दूसरी बात पर गौर करते हैं। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो उसकी दूसरी बात क्या है, उसका दूसरा तथ्य क्या है, उस पर विचार करते हैं। वो कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये छोटे छोटे ऊर्जा के कण क्वांटम कहलाते हैं। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। ये दोनों जो बातें मैंने आपको बताई कि जब कोई पिंड विकिरण के रूप में प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो वह ऐसा सतत रूप में नहीं कर सकता। वो ऐसा सतत रूप में नहीं कर सकता। वो जो बॉडी है वो ऐसा सतत रूप से नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। वो असतत रूप से करती है। क्या करती है? असतत। यानी उस विकिरण का कुछ भाग क्या चला जाता है? उत्सर्जित, परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, तो कुछ भाग प्रेषित हो जाता है। ऐसा होता है। दूसरी बात, प्लांक कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और ये ऊर्जा के जो छोटे छोटे कण हैं वो क्वांटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। अब इसके आगे उन्होंने बताया कि एक क्वांटम की ऊर्जा, यानी वो जो विकिरण है, मान लीजिए एक विकिरण है जो छोटे छोटे क्वांटमों से मिलकर बनी होती है ना। प्लांक क्या कहते हैं कि जो विकिरण होती है, जो रेडिएशंस होती हैं, वो छोटे छोटे क्वांटम से मिलकर बनी होती है। किससे मिली होती है? क्वांटम से मिलकर बनी होती है। तो एक क्वांटम की अगर ऊर्जा निकाल ली हो अपन को कि एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा भरी रहती है, क्योंकि हमने क्वांटम मतलब क्या? बंडल, ऊर्जा के बंडल, जिसमें एक एक बंडल में ऊर्जा भरी रहती है। ठीक है, तो एक बंडल के अंदर कितनी ऊर्जा होती है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वांटम जो प्लांक हैं वो बताते हैं कि एक क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। एक क्वांटम की जो ऊर्जा है उसको E से प्रदर्शित करते हैं। जो विकिरण की आवृत्ति होगी, जो रेडिएशन की आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके समानुपाती होगी। मतलब समानुपाती का मतलब होता है ऐसा, समानुपाती मतलब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, क्वांटमों की ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी आवृत्ति भी बढ़ती रहेगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप विकिरण की आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटम की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। हर एक पैकेट में क्या बढ़ती जाएगी? क्वांटम्स की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ये समानुपाती V है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक स्थिरांक, एक नियतांक E बराबर hv। यहाँ पर h जो है वो क्या है? प्लांक नियतांक है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। नियतांक मान्य होता है कांस्टेंट, तो इसकी कोई वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है 6.62 गुणा 10 की घात -34 JS। JS यानी कि होता है, J मतलब होता है जूल और S मतलब होता है सेकेंड। तो E बराबर क्या आ गया? hv अपने पास आ गया। हम जानते हैं, हमने तरंगीय वेव नेचर का पढ़ा था अपन ने, तो उसमें अपन ने देखा था कि V बराबर क्या होता है? c/λ। आवर्ती बराबर होता है प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर V की वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ पर एक नया सूत्र बनकर आएगा E बराबर hc/λ। यानी इस यहाँ से तीन वैल्यूज़ यहाँ फॉर्मूले निकल सकते हैं। आप यहाँ पर प्लांक का नियतांक निकलवा सकते हैं, यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीन वैल्यूज़ आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वांटम की ऊर्जा आपने निकालना सीख लिए। एक क्वांटम की ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप h गुणा उसकी आवर्ती से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फाइंड कर पाएंगे एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा भरी हुई है, कितनी ऊर्जा स्टोर है एक क्वांटम में। और आपको ये भी बता दूं कि जो क्वांटम होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। क्वांटम जो होते हैं, क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो पूर्णांक में होती है। पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, है ना। तो पूर्णांकों की गुणज होती है, पूर्णांकों के मतलब गुणा में होती है। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में कभी भी 1 2 2 3 4 5 इनके बीच में मान नहीं होगा। या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, लेकिन इनके बीच में कोई मान नहीं होगा। किसका?
एक क्वांटम की ऊर्जा, है ना। एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा भरी हुई है वो हमेशा कैसे आएगी, 1 2 3, मतलब बहुगुणज पूर्णांकों के रूप में आएगी। बात सही समझ में आया आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दो बातें हैं कि प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, क्योंकि अलग अलग विकिरण होती हैं, है ना, अलग अलग विकिरण होती है, ऊर्जाएं होती हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को, प्रकाश जो विकिरण है वो भी बहुत सारे क्वांटम से मिलकर बनी होगी, तो उन क्वांटम को पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है जिसका नाम है फोटोन, है ना। तो प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। और ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको समझ में आ रहा है। चलिए, जब आप पूरा का पूरा क्वांटम सिद्धांत समझ गए हैं, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं है, ये देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। पहला बिंदु था जब कोई पिंड विकिरण के रूप में प्रकाश या ऊष्म ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो वह ऐसा सतत रूप में नहीं कर सकता है, वो असतत रूप से करता है। ठीक है। दूसरी बात कि विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये छोटे छोटे ऊर्जा के कण क्वांटम कहलाते हैं। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। फिर आगे हमने इसकी व्याख्या करी और यहाँ पर देखा एक क्वांटम की ऊर्जा निकालने की कोशिश करी। ठीक है। फिर इसके बाद अब अपन इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। 3 आंकिक प्रश्न हैं जिनका हल अपन कॉपी में देखेंगे, इस पर संभव नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब अपन कॉपी पे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन अपनी कॉपी पर आ चुके हैं और सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। पहला दे रखा है जिसकी आवृत्ति 3.0 इंटू 10⁵ हर्ट्ज है और दूसरा है जिसकी तरंग दैर्घ्य 0.50 एंगस्ट्रॉम है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। प्रश्न ये है कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा की गणना करनी है, यानी कोई विकिरण है, उस वो जो विकिरण है वो फोटोन से मिलकर बनी है और हमें उसमें हर एक फोटोन की ऊर्जा फाइंड करनी है ना। अब अपन को देखना है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को। इसकी आवृत्ति हमारे को दे रखी है, v बराबर दे रखा है 3.0 गुणा 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है। अभी हमने 2 फॉर्मूले व्युत्पन्न करे हैं। पहला E बराबर hv, पहला तो ये है E बराबर hv, जहाँ पर E जो है वो क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा। यहाँ फोटोन, क्वेश्चन में फोटोन है इसलिए यहाँ पर फोटोन लिखा है, नहीं तो यह है क्वांटम। ये क्या है, वैसे क्वांटम है। ठीक है। चलिए यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर h है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी। इसकी वैल्यू क्या है, प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या है, 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये क्या है, इसकी वैल्यू है। और v का मतलब है आवृत्ति से। ठीक है, आवृत्ति से है। फिर हमने एक फॉर्मूला तो ये है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने, दूसरा फॉर्मूला निकाला अपन ने E बराबर h c/λ। ये फॉर्मूला कैसे निकाला अपन ने, कुछ नहीं करा था इसमें अपन ने, यहाँ जो v की वैल्यू है बस वो पुट करी थी। और v की वैल्यू होती है v बराबर c/λ होती है, तो बस अपन ने इसको क्या पुट करा है यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे बताइए ये वाला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए।
बताइए। हमारे को यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या लैम्डा का जिक्र हुआ है? लैम्डा के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं। सी के बारे में प्रकाश का वेग से रिलेटेड कुछ बात हुई है? नहीं। तो फिर हम ये वाले को कैंसिल करते हैं और जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे ये, क्योंकि एच की वैल्यू हमारे को पता है पहले से, वी की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है और हमारे को निकालना ई है, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? पहले वाले का। तो पहले वाले का फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ई बराबर एच की वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 गुणा वी की वैल्यू अपन को दे रखी है 3 इंटू 10⁻5। सही। तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 662 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पॉइंट है 3 से, 3 2 6, 6 3 18, 19, तो 19 2 के बाद 0 है तो यहाँ पर 2 के बाद 0 लग गया, तो कितना आया 19.86 गुणा, अब यहाँ पर 10⁻⁻34 है, यहाँ 10⁻5 है, तो बेस सेम है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो घातें जुड़ेंगी तो कितना आएगा? 10⁻−29 आ जाएगा। और ई का जो ई है उसको अपन किस में लिखते हैं? ये ऊर्जा है, तो किस में लिखी जाएगी? जूल सेकंड्स में, इसमें लिखी जाएगी। इसका मात्रक क्या होता है? ई का जूल सेकंड। सही है। तो ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। आया समझ में? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है एक 4×10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन को एक धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। क्या कर रहे हैं कि एक धातु है, मान लीजिए अपने पास क्या है, एक धातु है, ये धातु का कोई धातु है और इसका ये पृष्ठ है, ठीक है। ये इस पृष्ठ पर क्या हो रहा है? एक विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य अपन को दे रखी है, यानी लैम्डा की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी? 4×10⁻⁷ मीटर, ये तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तो इसके ऊपर अवतरित हुई है, यानी इसके ऊपर डाली गई। ये जो विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी, ये क्या हुई? इसके ऊपर डली, और बोला है ये डली है, और तो ये जो विकिरण दे रखी है इसमें फोटोनों की ऊर्जा ज्ञात करनी है। किसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है? फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वही है, इस बार अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ई बराबर, यानी एक फोटोन की ऊर्जा, एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर, फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्लांक नियतांक गुणा प्रकाश का वेग बटा लैम्डा। अब प्रकाश का ये जो प्लांक नियतांक और प्रकाश का वेग, इन दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी, इस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताई है क्या होती है। प्लांक के नियतांक की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल, और प्रकाश के वेग की जो मान होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही है, यही होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यूज़ रखनी है। लैम्डा की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है 4×10⁻⁷। अब जब आप इसको इसमें रखेंगे तो आप देख पाएंगे ई बराबर 6.62 गुणा 10⁻⁻34, ये प्लांक नियतांक है, गुणा यहाँ पर प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10⁸ बटा लैम्डा दे रखा है 4×10⁻⁷। अब इस हिसाब से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही, ये 4 है तो 2 के पाड़े से काटो, 2 2 दूनी 4, 2 3 जा 6, 0.2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो यहाँ नीचे आ गया 2। और क्या बच रहा है? और कुछ कर सकता है क्या? नहीं, अभी तो हाल फिलहाल इतना ही। तो ई बराबर 3.31 इंटू ये वाला 3 इधर लिख लो, 10⁻⁻34 इधर लिख लो,
10 की घात 8 इधर लिख लो, और ये 10 की घात -7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 7 हो जाएगा, और नीचे बचेगा केवल 2। सही है। चलिए अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये कर सकते हो कि इस 2 को हटाना है ना आपको, तो सबसे पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 9.93 तो ये हो गया, गुणा इन दोनों को, ये 3 जो हैं बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तीनों की पावर आपस में जुड़ेंगी, तो 8 और 7 15, -34 में से 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, 2 में से क्या 1, तो माइनस का 19, तो 10 की घात -19 तो यहाँ हो गई। ठीक है, 10 की घात -19 यहाँ हो गई है, बटा यहाँ पर लगा सकते हैं अपन 2। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब क्या करो, अब यहाँ से 2 0 हटा दो, ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि न्यूमेरिकल है ये तो थोड़ा सा है ना, तो न्यूमेरिकल में कैसे करना है वो आप कर लेना, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो फॉर्मूला है वो तो यही है, यही फॉर्मूला लगेगा और बाकी हो जाएगा, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो सही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 993 इंटू 10 की घात -19 बटा ये 2, यहाँ से ये डेसिमल हटेगा, नीचे आएगा 100 इंटू 2, तो 993 गुणा 10 की घात -19 अपॉन 200 हो गया। अब 200 का भाग 993 में दो, 200 का भाग 993 में दोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 बार जाएगा 800 आएगा, यहाँ 3 9 1 लगाओ 0.0, तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर 0 3 1 आ गया, फिर से 0 लगा दो, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर अपन 4.96 तक ही लेंगे, तो ऊपर बचा 4.96 गुणा 10 की घात -19, ई की वैल्यू होती है GS, मात्रक जो होता है इसका GS होता है, तो ये निकल गई अपनी ई की वैल्यू, यानी ऊर्जा निकल गई। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, इतनी निकल गई अपने पास, मतलब वो जो विकिरण होगी, वो विकिरण किससे मिलकर बनती है, फोटोन से मिलकर बनती है, बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनती है। हमने एक फोटोन की क्या निकाल ली, ऊर्जा निकाल ली, और वो कितनी निकली है, वो निकली है 4.96 गुणा 10 की घात -19 जूल सेकेंड। बात सही। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपको खुद घर पर करना है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।